पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में जब हम बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियो को तरतीब दे रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से शेयर्स को हमने ख़रीदना है या कौन से शेयर्स को हमने बेचना है, किस पोजीशन के ऊपर हमने उनको बाय करना है, किस प्राइस के ऊपर उनको बेचना है। तो उस वक्त बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन्हीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में से एक फैक्टर एंकरिंग बायस भी है। इस वीडियो में एंकरिंग बायस के हवाले से बात की जाएगी कि ये होता क्या है और ये किस तरह आपके जो भी स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग द पोर्टफोलियो प्रिपरेशन या शेयर्स को बाय और सेल करते हुए उस पे ये नेगेटिवली असरअंदाज हो सकता है। और साथ-साथ आगे चल के फिर हम ये भी बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और एंकरिंग बायस के असरात को ख़त्म करके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। एंकरिंग बायस होता क्या है? ये एक ऐसी सोच है कि जिसके तहत हम अपने किसी भी मखसूस फ़ैसले, किसी स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन या किसी डाउट को या गुमान को बेस बना लेते हैं, उसको एंकर बना लेते हैं, उसको रेफ़रेंस बना लेते हैं और फिर फ्यूचर के जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो उसी तनाज़ुर में करना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के टाइम ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं, जिसमें हमारा एक ख़ास ज़हन में एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है किसी चीज़ के बारे में और फिर हमारे जो सब्सीक्वेंट डिसीजंस होते हैं, वो उसी की बेस पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रियल लाइफ़ में बात करें, तो हम किसी शख़्स के बारे में अपने ज़हन में एक नुक्ता बना लेते हैं कि ये फ़लाँ शख़्स है, उसमें ये ख़ामी है और फिर हमारा जो भी उसके साथ फ़र्दर रिलेशनशिप होता है, जो भी कम्युनिकेशन होती है या फ्यूचर में हमारी उसके साथ जितनी भी इंटरेक्शन होता है, उसमें हमारे ज़हन पे वो एक इम्प्रेशन उस बंदे के बारे में सवार रहता है। इसी तरह जब इन्वेस्टिंग करते हैं, ख़्वाह वो स्टॉक मार्केट में हो या कहीं भी कोई इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे ज़हन में एक मुकम्मल तौर पे फ़िट हो चुकी होती हैं और हम उसी बेस पे डिसीज़न ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, तो वहाँ पर भी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमारा एक ज़हन बन चुका होता है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ ऐसी होती है जिनके बारे में हमारी एक सोच ये होती है कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से हमें कैपिटल गेन मिल सकता है। या इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि या तो इन्फॉर्मेशन की बेस पे होती हैं या फिर हमारे अपने डाउट्स की बेस पे या रूमर्स की बेस पे होता है, जो हमारे ज़हन में फिट हो जाता है और फिर हम सब्सीक्वेंटली बेहतर डिसीजन लेने के बजाय उसी बात को ज़हन में रख के डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक टर्म में अगर हम बात करें, तो हम एक एग्जाम 2 एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइपोथेटिकल हम नाम लेते हैं ज़ैद का। ज़ैद कोई एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक मार्केट में एक फर्टिलाइज़र कंपनी के शेयर्स खरीदे और ये शेयर्स ज़ैद ने कुछ साल कबल खरीदे थे और उस वक़्त उसकी प्राइस थी ₹70 फ़ी शेयर। अब इस वक़्त शेयर की जो प्राइस है वो ₹100 से ऊपर जा चुकी है। अब वो जो एंकरिंग बायस है वो यहाँ पर किस तरह फिट इन होता है, वो ऐसे कि ज़ैद की नज़र में इस वक़्त जो कीमत है ₹100, ये महँगा है। क्योंकि जब कोई शख़्स ₹70 पे कोई चीज़ खरीदता है, शेयर्स को खरीदता है, तो उसको ऐसे महसूस होता है कि अब इससे ऊपर जब भी प्राइस जाएगी तो वो खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्टली होगा और बेहतर प्राइस बाइंग के लिहाज़ से वही होगी कि जब वो शेयर वापस 70 के करीब या उससे नीचे जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ज़ैद ने क्या किया कि वो अगरचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उसको अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद बिल्ड करने की ज़रूरत है और उसकी ख्वाहिश है कि वो मज़ीद शेयर इस कंपनी के ख़रीदे, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी दे रही है और ओवरऑल हर लिहाज से अच्छी कंपनी है। लेकिन वो मज़ीद शेयर सिर्फ़ इस वजह से नहीं खरीद रहा कि उसको लगता है कि शेयर की कीमत ज़्यादा है और इस वजह से वो मुसलसल हिचकिचा रहा है। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि ज़ैद चूँकि इस कंपनी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और उसको लगता है कि शेयर की कीमत नीचे आएगी तभी खरीदूँगा। लेकिन कंपनी का जो रियल बिज़नेस है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। कंपनी मुसलसल अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रही है और उसकी पे आउट्स भी अच्छी हैं और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ रही है। और इस सूरत में हो क्या रहा है कि ज़ैद मुमकिना जो अपॉर्च्युनिटी है उसको ज़ाया कर रहा है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे ₹70 में इसने शेयर खरीदा था 2 साल कबल और अब बीच में ज़ाहिर है ये बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी ट्रेड होता रहा होगा और इवन ये 70 से अगर नीचे नहीं गया तो ऊपर 80, 90 या 100 के करीब मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस के अंदर अगर उसने इस शेयर को ख़रीदा होता, तो ये एक अगर ऐसी कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो इस कंपनी की जो ओवरऑल होल्डिंग है ज़ैद के पास वो काफ़ी बढ़ चुकी होती और उसको जो डिविडेंड मिल रहा है और उसके बाद कंपाउंडिंग का जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसके लिहाज से सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन सिर्फ़ एक जो एक परसेप्शन या एक
उसके जहन में एंकर बन गया या एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है 70 का, कि इससे ज़्यादा पर अगर मैंने ख़रीदा तो ये महंगा होगा, वो इस वजह से ख़रीद नहीं रहा। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि किस तरह एंकरिंग बायस हमारे जहन में फिट हो जाता है और उसकी बेस पे फिर हम जो डिसीजन मेकिंग के अंदर गलती कर रहे होते हैं, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और हाइपोथेटिकल नाम के साथ। अबू बकर एक और इन्वेस्टर हैं और उन्होंने पावर सेक्टर कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, और पिछली दफ़ा जब कुछ अर्सा कबल, कुछ माह कबल उस कंपनी के उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, तो जब शेयर की कीमत 80 रुपये पे पहुंची थी, तो उस शेयर से प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई थी। अब 80 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद शेयर की कीमत नीचे आई थी, तो अबू बकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक अच्छी प्राइस के ऊपर इसमें से एग्ज़िट ले लिया और फ़ायदा उठा लिया। और अब नई इन्वेस्टिंग जब उन्होंने की, तो दोबारा से उसकी प्राइस 80 पे जब पहुंची, तो अब अबू बकर को ये लग रहा है कि चूंकि शेयर की प्राइस फिर से 80 पे जा चुकी है और पिछली दफ़ा भी 80 पे एक ऐसी आइडियल प्राइस थी जिसके ऊपर इसमें से एग्ज़िट बनता था, तो अब उनको ये लग रहा है कि इस दफ़ा भी उनको 80 पे इसमें से निकल जाना चाहिए, बावजूद इसके कि इसका डिविडेंड भी ड्यू है कुछ अरसे में और ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अबू बकर के जहन में एक परसेप्शन है इस बारे में कि ये कंपनी, इसका जो शेयर है वो 80 के बाद एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि ये जो एंकरिंग बायस हो रही है, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है इन सिनेरियोज़ के अंदर, ये ज़ैद के केस में या अबू बकर के केस में, ये कोई टेक्निकल्स की बेस पे नहीं, मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखा और उसकी बेस पे, बल्कि सिर्फ एक परसेप्शन की बेस पे या हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे वो अपने जहन में इस बारे में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, एक उनके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अब इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इस शेयर में से एग्जिट बनता है। अब हुआ क्या, अबू बकर ने 80 के करीब जाकर इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन इस कंपनी की शेयर की प्राइस जो 80 तक गई थी और इसके बाद मजीद बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि इस दफ़ा जो प्राइस के अंदर रैली आ रही है इस कंपनी की, वो इस वजह से है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है और साथ साथ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बीइंग अ पावर सेक्टर कंपनी। इसको जो ड्यूज़ हैं वो भी मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको एरियर्स थे वो मिल रहे हैं, इसको नई जो किस्तें हैं जो पेंडिंग वो मिलना शुरू हो गई हैं। एज एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सारी सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो फंडामेंटल्स की वजह से है, लेकिन चूंकि अबू बकर ने ये सोचा था कि 80 के बाद इसने नीचे आना है, तो वो इसमें से निकल गया। अब इसमें उसका नुकसान ये हो रहा है कि मे बी के 80 पे उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कुछ परसेंट, 5% 10% हो, लेकिन चूंकि शेयर मुसलसल ऊपर जा रहा है और इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये उसने लिया भी लॉन्ग टर्म के लिए था, तो अब ये जितना मज़ीद ऊपर जा रहा है, तो एक पोटेंशियल जो प्रॉफिट परसेंटेज में इंक्रीज़ था उसको उसने मिस कर दिया। और साथ-साथ कंपनी सब्सिक्वेंटली डिविडेंड भी दे रही है और जो नया डिविडेंड है उसको भी वो मिस कर देता है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप ये एंकरिंग बायस की वजह से बाज़ औक़ात अपने डिसीजंस को लेट कर रहे हैं, बाज़ औक़ात अपने डिसीजंस आपके मिसकैलकुलेट हो जाएँ। तो इससे आप मुमकिना तौर पे कुछ प्रॉफ़िट्स होते हैं, उनको आप मिस कर सकते हैं, या मुमकिना तौर पे कहीं कई जगहों पे आप लॉस का शिकार भी हो सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इससे बचना कैसे चाहिए, और क्या वो तदाबीर हैं जिनको आप अपना सकते हैं कि आप किसी किस्म का ये जो एंकर बाइस या कोई इस तरह की एक रेफरेंस बेस्ड कैलकुलेशन है उसको अवॉइड कर सकें। याद रहे कि ये जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो सीधी सी बात है कि वो तो टेक्निकल्स की बेसिस पे, इंडिकेटर्स की बेसिस पे, और जो भी मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स और दीगर जो भी इस तरह की टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए ये जो वक्ती तौर पे ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसकी फंडामेंटल्स की अहमियत होती है। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें पहली चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम हमेशा कंपनीज़ की जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसको देखते होते हैं। और इवन इस चैनल के ऊपर भी मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा कंपनीज़ की पास्ट परफॉर्मेंस आपके सामने रख रहा होता हूँ। कंपनीज़ की जो पास्ट की परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन पास्ट कभी भी फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं होता इन द 100% सेंस। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर हमेशा पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा पास्ट में होता है वैसे ही फ्यूचर में होगा, क्योंकि कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेसिस पे, और बिजनेस के लिए जो ओवरऑल
जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और एक कंपनी का बिज़नेस अगर बहुत वायबल था पास्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी वही सिचुएशन हो। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई कंपनी माज़ी में अगर ख़राब परफ़ॉर्म कर रही थी, तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में उसके लिए जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेहतर हो जाएँ। तो आपने हमेशा मौजूदा हालात और जो मुस्तकबिल के मुमकिना सिनेरियोज़ हैं उनको ज़हन में रखना है। एक सेपरेटली सिर्फ़ स्टैंड अलोन माज़ी की परफ़ॉर्मेंस की बेस पे आपने डिसीज़न्स नहीं लेने। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एंकरिंग बायस से बचने के लिए आप इन चीज़ों को भी ज़हन में रखें। और ये कैसे आप रख सकते हैं? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनीज़ जिनमें आप इन्वेस्टेड हों, उनके बारे में आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें। उनका जो कोर बिज़नेस है, वो क्या कर रहा है, कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट के अंदर वो कंपनी है, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ हैं, उसकी इस वक़्त मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट में उसका क्या सिनेरियो है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसको वो कंपनी किस तरह अवेल कर रही है। और फिर उससे जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, ऐलानात हैं, अनाउंसमेंट्स जो उनकी तरफ से की जाती हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन सबको अपने मद्देनज़र रखना है। तो इसी सिलसिले में बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ के तहत मैं इस चैनल के ऊपर भी हर हफ़्ते एक वीडियो रिलीज़ कर रहा होता हूँ, जिसमें उस हफ़्ते की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड, वो सारी इसी वजह से आपके साथ शेयर की जाती हैं, ताकि आप एक बाखबर इन्वेस्टर रहें, तभी आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहैसियत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप वक्ती तौर पे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी बुनियाद पे कभी भी आप जज्बाती फ़ैसले ना करें, पैनिक का शिकार ना हों। क्योंकि अगर आप वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स तो स्टॉक मार्केट में आते ही रहते हैं, ये तो स्टॉक मार्केट का ख़ासा है। तो उसकी बेस पे अगर आप डिसीजन लेंगे और वही फिर आपका एक एंकरिंग बायस भी बन जाएगा, तो उसकी बेसिस पे फिर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फ़वाइद जो कि मुस्तक़बिल में आपको मिल सकते हैं, उनसे आप महरूम भी रह सकते हैं। इसलिए कब किसी कंपनी में एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट करनी है, इसका फ़ैसला प्योरली फंडामेंटल्स की बुनियाद पर होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि फंडामेंटल्स की बुनियाद पे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं, वो क्या कह रही हैं, कंपनी की परफ़ॉर्मेंस किस तरह की जा रही है, पास्ट में से भी और साथ-साथ जैसे मैंने पहले भी बात की कि आगे चलकर उसका बिज़नेस कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो चीज़ भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने ये देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, इनकी मुस्तक़बिल में डिमांड क्या है? अब पाकिस्तान में जैसे अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एज़ सच अभी तो यहाँ पर उस तरह का कोई हमें बूम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंटरनेशनली देखें तो ये एक फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इस तरह की जो कंपनी है फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, तो उसको आपने उसी तनाज़ुर में देखना है कि उसका बिज़नेस, उसका मुस्तकबिल में स्कोप क्या है। इसी तरह फिर अगर हम पावर जनरेशन की देखें, तो आपने ये देखना है कि पावर जनरेशन की जो कंपनीज़ हैं उसमें से कौन-सी कंपनीज़ किस तरह का जो सोर्स है इसको इस्तेमाल कर रही हैं। क्या वो कोल बेस्ड हैं? क्या वो फ्यूल पावर्ड जनरेशंस कर रही हैं? या फिर वो दीगर रिन्यूएबल सोर्सेज़ के ऊपर जा रही हैं? तो और उनकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो उनके प्लांट्स हैं, वो किस हद तक अपडेटेड हैं? तो इस तरह की चीज़ें आप हमेशा देखा करें कंपनीज़ के बारे में और उसकी बेसिस पे आप डिसीज़न लिया करें। इसी तरह जो दीगर कंपनीज़ हैं अगर किसी और सेक्टर की, तो उसमें आपने ये देखना है कि अब ये जो कंपनी है कोई भी XYZ कंपनी है, फार्मा सेक्टर की या किसी और सेक्टर की, तो वो जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसके लिए उसका जो रॉ मटेरियल है, उसको कहाँ से वो सोर्स कर रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना लोकली मिल रहा है। अब जैसे सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आपने ये देखना कि अब ये कोल की डिपेंडेंसी उनकी होती है, तो कोल उनको कहाँ से मिल रहा है, लोकल या अफ़गानिस्तान या कहीं और से जो उनको मिल रहा है, वो कितना है और उसकी कैसे सोर्सिंग हो रही है। तो इस तरह की जब चीज़ें आप देखेंगे, तो फिर आप बेहतर तौर पे डिसीज़न्स ले सकेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने एंकरिंग बायस से बचने के लिए जो सबसे आज़मूदा नुस्खा है वो ये है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करनी है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग को यूज़ करना है। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि जिसमें आप वक्ती तौर पे जो उतार-चढ़ाव होते हैं उससे बिल्कुल कत्ता नज़र होकर आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। और उसमें होता ही है कि वक़्त के साथ-साथ आपका पोर्टफोलियो मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाता है और जो वक्ती प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं वो भी एवरेज आउट हो जाती हैं और आप एक बेहतर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुपी कास्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग के हवाले से ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनका यहाँ पर आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।